Hello everyone and welcome to the online platform of FP Exam Prep. Hi, this is Yashveer Singh, your mentor to English language. So in this video, we are going to discuss most logical explanation of some grammar concepts of previous year IPMET. So don't go anywhere, stay with me till the last of the video. Let's get started. चलिए देखते हैं सबसे पहले. The first question is, choose the option that correctly replaces the underlined part. So इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आईपीमेट में पूछा जाता है. इसने एक क्वेश्चन दिया है एंड इन दिस क्वेश्चन सम ऑफ द पार्ट इज अंडरलाइन बाय हिम. ठीक है, क्या है? रेनफॉल ऑफ रीजन इफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोथ. अब देखिए, इसने ये जो पार्ट दिया है ना, ये वाला पार्ट, इसमें एक एरर डाला है. ठीक है, और उसके नीचे इसने ही हैज गिवन 4 पार्ट्स. देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको अंडरलाइन कर कर हमें ये देखना है कि इन 4 पार्ट्स में से इसकी जगह पर करेक्टली कौन सा रिप्लेस कर सकता है. विच पार्ट कैन रिप्लेस दिस अंडरलाइन पार्ट. ओके, तो देखें, अब इससे पहले कि मैं इसका आंसर आपको बताऊं, मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूं जो आप ध्यान रखेंगे. देखिए, यहां पर जो एरर दिया है वो इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट का दिया हुआ है. सो अभी इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझना है. इन दोनों के बीच का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट. तो जब आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो इसका एरर आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप खुद रिप्लेस कर पाओगे इसको. पहली बात क्या समझनी है, ये जो इफेक्ट होता है, वैसे आपको मैं समझा देता हूं अलग से एक स्लाइड लाके. ये जो आपका इफेक्ट होता है, पहले हम अफेक्ट लिखते हैं. देखिए, अफेक्ट जो होता है बेसिकली वर्ब होता है. अब अफेक्ट के बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं. ठीक है, एक तो अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस. ठीक है, और एक अफेक्ट का मतलब होता है टू प्रिटेंड. तो ये बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों ही मीनिंग में वर्ब ही माना जाएगा. ठीक है, इन द बोथ मीनिंग इट इज कंसीडर्ड वर्ब ओनली. तो ये दोनों ही मीनिंग वर्ब माना जाएगा, तो अफेक्ट को बाय डिफॉल्ट हमें वर्ब ही मानना पड़ेगा. लेकिन जब बात आती है इफेक्ट की, तो बच्चों आप लोग समझ लो, जब इफेक्ट होता है तो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? नाउन. लेकिन ये एक मीनिंग में वर्ब भी होता है. तो जब ये नाउन होता है तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव जिसे कहते हो आप. ठीक है, नाउन फॉर्म में तो इसका मीनिंग यही रहेगा, जो इसका वर्ब में मीनिंग है उसका ये नाउन में मीनिंग है. बट ये नाउन फॉर्म में काम करेगा और ये वर्ब फॉर्म में काम करेगा. और वर्ब में इसका मीनिंग हो जाता है टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज को हैपन करना, किसी चीज को करना. तो ऐसा नहीं है इफेक्ट वर्ब नहीं होता, बट इफेक्ट वर्ब होगा जब इस मीनिंग में आएगा. नहीं तो इफेक्ट बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली जब भी यूज होता है वो एज अ नाउन यूज होता है, और अफेक्ट हमेशा वर्ब की तरह यूज होता है. इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब इधर आ जाते हैं. देखिए, रेनफॉल ऑफ अ रीजन इफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोथ. अब आप ध्यान से देखिए, जो इफेक्ट्स वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, ये एज अ नाउन काम कर रहा है या एज अ वर्ब काम कर रहा है? तो आप बताएंगे सर ये एज अ वर्ब काम कर रहा है, नाउन की तरह काम नहीं कर रहा. नाउन की तरह क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि ये जो रेनफॉल है, रेनफॉल यहां पर सब्जेक्ट है, तो नाउन ये है. रीजन यहां पर नाउन है, लेकिन ये रेनफॉल क्या करती है? इफेक्ट करती है. तो रेनफॉल का एक्शन क्या हुआ? हमारा अफेक्ट हुआ. ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, ये नाउन है और नाउन में हम वर्ब को यूज नहीं कर सकते. तो यहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अफेक्ट्स. ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शंस पर. तो ये जो इफेक्ट है ये गलत हो गया. अब हमारे पास 3 बचे हुए हैं. अब हमारा रेनफॉल क्या है? सिंगुलर है, तो एस तो लगना ही चाहिए. तो देखो, इसमें एस नहीं लगा, ये गलत हो गया. अब इन 2 में एस लगा हुआ है. अब यहां से ध्यान से देखते हैं, अफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोथ. अब देखो यहां पर और किसी में तो एरर नहीं है, तो एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ होना चाहिए. तो देखो, इसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस लगता नहीं है. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोथ. यहां पर जो प्लांट के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है बच्चों, वो हमारा एपोस्ट्रोफी एस है, और ये इसका क्या कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि मतलब हमें समझ में आना चाहिए, अफेक्ट का यूज हमेशा वर्ब की तरह करना चाहिए और इफेक्ट का यूज हमेशा किसकी तरह करना चाहिए बच्चों? नाउन की तरह.
तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आईपी मैट इंदौर 2022 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। सेम चीज है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसकी जगह पर हमें इन चार में से सही जो पार्ट है वो रखना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ आई हैड नोन दैट यू नीडेड टू गो टू द एयरपोर्ट यस्टरडे आई कुड ड्राइव यू देयर। सो आप में से जिस लोगों ने भी टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस पढ़ने के बाद जब कंडीशनल्स पढ़ाए जाते हैं, सो दिस इज द एरर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सो if you know about conditional sentences, the question is going to be very easy for you all, okay। देखिए conditional sentences में बेसिकली हमारे 4 टाइप के कंडीशनल्स होते हैं। एक होता है हमारा जीरो कंडीशनल, एक होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है हमारा सेकंड कंडीशनल, और जो लास्ट पार्ट होता है वो तो है हमारा थर्ड कंडीशनल। गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस का। ये 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इन चारों के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं, अपनी अपनी वर्ब्स होती हैं। तो अगर ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं तो थर्ड कंडीशनल का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, जो कंडीशनल क्लॉज होती है जिसमें इफ लिखा होता है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट आएगा वो, देन उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट भी आता है कभी कभी, देन उसके बाद हैव लगता है और देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली थर्ड जो कंडीशनल होता है हमारा, उसमें उसका हमारा जो वर्ब का स्ट्रक्चर वही होता है। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 एंड द रिजल्ट क्लॉज, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज में एक कंडीशनल क्लॉज होती है, एक रिजल्ट क्लॉज होती है। तो रिजल्ट क्लॉज में वुड कुड या माइट के साथ हैव लगता है, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि थर्ड कंडीशनल से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको पता है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ थर्ड कंडीशनल और आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आ जाइए इधर, इफ आई हैड नोन हैड प्लस V3, जैसे ही तुमने हैड प्लस V3 देखा तुरंत आपके माइंड ने क्लिक किया कि ये थर्ड कंडीशनल बन रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सो यहां देखिए वुड कुड है माइट में कुछ भी, तो कुड के साथ इसने ड्राइव लिखा हुआ है। अब कुड के साथ ड्राइव आ सकता है, बट क्योंकि थर्ड कंडीशनल है तो रिजल्ट क्लॉज के अंदर हमें कुड के साथ हैव भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए बच्चों, हैव। अब हम ये देख लेते हैं 4 नीचे ऑप्शंस में से कौन सा सही है। अब अगर ये हैव होगा तो ड्राइव का ड्रिवन हो जाएगा, तो कुड हैव ड्रिवन देख लेते हैं कहां पर है। शुड हैव, शुड नहीं आएगा क्योंकि कुड है, ये दोनों ऑप्शंस गलत, ठीक है। अब वुड हैव ड्रिवन या वुड ड्राइव देयर, तो यहां पर कुड या वुड में से कुछ भी है। हालांकि ऑप्शंस में वुड दे रखा है, यहां कुड होना चाहिए था, बट क्योंकि ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो अब इसमें से देख लेते हैं, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। वुड कुड माइट, शुड तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो वुड कुड माइट में से कुछ भी आ सकता है। तो देखो यहां पर वुड के साथ हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ड्रिवन लिखी हुई है, तो देखो वुड के साथ ड्राइव नहीं आएगा, ये गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा हुआ, वुड हैव ड्रिवन, ठीक है। क्योंकि थर्ड कंडीशनल में वुड के साथ कुड के साथ या माइट, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, तो उसके साथ हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कंडीशनल सेंटेंसेस का। सो हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट ना, वो ध्यान रखें कि कंडीशनल से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं और इससे पूछे ही जाएंगे। सो कंडीशनल का टॉपिक आप अपना बिल्कुल पक्का कर लें। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आईपी मैट इंदौर 2022 से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, ही वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम बट नेवर वंस ही कंप्लेन्ड। अब आ जाते हैं इधर, इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, चलो आंसर मैं बता देता हूं आपको। एक टॉपिक होता है बच्चों इंग्लिश के अंदर, इस इंग्लिश ग्रामर का एक कंसेप्ट है इन्वर्जन।
क्या कंसेप्ट है? इन्वर्जन। देखिए मैं आपको समझा देता हूं इन्वर्जन क्या होता है। एक्चुअली जो इन्वर्जन है वो क्या होता है मैं समझा रहा हूं। दो तरीके की कंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। एक होती है यूजुअली कंस्ट्रक्शन, जो होती है वो हमारी क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ क्या? नॉर्मल या जनरल कंस्ट्रक्शन हमारी ये होती है। लेकिन जो इनवर्स स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्जन, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कोई नेगेटिव एडवर्ब आता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स में, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा, जिससे सबसे ज़्यादा फैमिलियर है, वो हैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स। WH के जितने भी वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। आपको पता है जैसे ही WH वर्ड पहले आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन उसके बाद क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्जन में क्या होता है, हमारा एक नेगेटिव वर्ड होता है जो इन्वर्जन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट ना आके पहले क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स को हमें पहले रखना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो क्या होगा? कोई नेगेटिव एडवर्ब होगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद मेन वर्ब आएगी, देन उसका ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब आ जाइए इधर। अब देखिए ये जो बट नेवर वंस है ना, बट नेवर वंस, ये जो नेवर वंस वर्ड है ये एक नेगेटिव एडवर्ब है। और जब भी ये सेंटेंस के शुरू में रखा जाएगा, एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब रखा जाता है तो मेक श्योर कि उस सेंटेंस में क्या किया गया हो? इन्वर्जन किया गया हो। इन्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, देन सब्जेक्ट को बाद में लेना है। सो कम ऑन, ही वाज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम बट नेवर वंस ही कंप्लेन्ड। अब देखो नेवर वंस आया तो यहां पर इन्वर्जन होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। लेकिन मोस्ट ऑफ यू अब ये कहेंगे कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है तो हम लाएं कहां से? लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाकर नेगेटिव फॉर्म में हम लाते हैं तो वहां डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सो डिड पहले आएगा, डिड पहले आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा। अब अगर डिड आ जाता है तो हमें यह पता है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ती है हमें। वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड सब्जेक्ट V1 देख लेते हैं हम कहां पे। नॉट वंस डिड ही गिव द कंप्लेंट, नॉट वंस डिड ही गिव द कंप्लेंट। जब आपने ये लिखा नॉट वंस डिड ही गिव, अब ये ठीक तो है, लेकिन यहां देखो गिव द कंप्लेंट ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये मिसमैच कर रहा है। उसमें गिव कंप्लेंट कभी नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, तो ये तो इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट है नॉट वंस डिड कंप्लेंट, ठीक है, ही इसमें गायब ही कर दिया है, ठीक है, तो ही ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत हो गया। नेक्स्ट है, वैसे भी यहां पर डिड के बाद इसने इसको वर्ब बनाकर रखा है, आप ध्यान से देखो, जबकि कंप्लेंट जो होती है, टी वाली जो कंप्लेंट होती है, दिस इज ऑलवेज यूज्ड एज अ नाउन, इसको नाउन की तरह यूज किया जाता है। जब कंप्लेंट एन वाला होता है तो उसको हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज, उसमें टी नहीं लगता। तो जिसमें टी नहीं लगता दैट इज अ वर्ब फॉर्म, और जिसमें टी लग जाता है दैट इज अ नाउन फॉर्म। ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ, नॉट वंस एनी कंप्लेनिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इधर आ जाओ। अब देखो नॉट वंस के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा इन्वर्स करने के लिए, ही लिख के हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, तो दिस वन आर आंसर। गॉट इट? सो आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन जो होता है, बेसिकली इन्वर्जन वो कुछ वर्ड्स के साथ होता है, जैसे हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नॉट ओनली, इफ ओनली, इस तरीके के जो वर्ड हैं, नेगेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके साथ इन्वर्जन फॉलो होता है। और यहां पर भी नॉट जो हमने लिखा है नेवर वंस, इसने इन्वर्जन को अट्रैक्ट किया है, जिस वजह से हमने इन्वर्जन को यहां फॉलो किया है, तो दिस विल बी आवर आंसर। चले बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा आईपी मैट रोहतक 2020 से पूछा गया है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इन द क्वेश्चन गिवन बिलो फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल है, मतलब इन दोनों में हमारे कोई भी एरर नहीं है। कनेक्ट देम बाय द वर्ड गिवन बिफोर द स्टेटमेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट चेंजिंग द इंटेंडेड मीनिंग। मतलब उनको हमें एक ऐसे वर्ड से कनेक्ट करना है और उनका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक हो। चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग आंसर दो फ्रॉम द ऑप्शंस टू फॉर्म अ करेक्ट कोहेरेंट सेंटेंस, ताकि एक सही सेंटेंस कनेक्ट हो सके। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ईच होता है, सम होता है और वन होता है, सॉरी सम कह रहा हूं मैं,
ये जो ईच होता है, समवन होता है और वन होता है बच्चों, ये सब सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर। सिंगुलर। और ये क्या है? सिंगुलर। तो हमारे ये तीन ऑप्शन तो सिंगुलर हैं, यानी कि मतलब जब हम इनको ऑफ से पहले यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड हैं अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। तो जब ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इसका मतलब है हमें यहां पर ये वर्ड रखना है। तो मान लो अगर हमने ईच रखा तो अब ईच हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो ईच के लिए आप आर तो लगा नहीं सकते, यहां इज आना चाहिए था। ऐसे ही समवन के लिए भी यहां इज आना चाहिए था, और ऐसे ही वन के लिए भी यहां इज आना चाहिए। जबकि हम पहले ही वो क्वेश्चन में बोल चुका है कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट है तो इसका तो कोई एरर नहीं है। अगर इसका वर्ब आर है तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल होना चाहिए तो एक ही है ऑप्शन है हमारे पास प्लूरल का, सम। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? सम। ध्यान रखें। तो आपको सेंस नहीं देखना है, आपको क्या करना है? ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखना है। सेंस नहीं लगाओगे आप लोग देखोगे, वर्ब्स को देखोगे, उसके आसपास के वर्ड्स को देखोगे, तो तभी आपको यह बात समझ में आएगी। चलिए, आई होप कि यह बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शंस दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। फिर से वही क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हमें एक सही पार्ट से रिप्लेस कर देना है। देखिए, Justin couldn't understand why his friend had refused to work in a company that offered him a huge salary. If it had been him in his friend's place, he would definitely accept such an offer. Again आपका क्या आ गया? कंडीशनल सेंटेंसेस आ गया। देखो, if से शुरू हुआ इट मींस कंडीशन लग गई। अगर कंडीशन लग गई तो टॉपिक बन गया हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया? There are 4 type of conditional sentences. The first one is zero condition, the second one is first condition, second condition and the third condition. तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें हमारा क्या होता है? वर्ब के स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले कंडीशन कौन सी बन रही है। इफ इट हैड बीन आ गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगेन दिस इज द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में मैंने क्या बताया? वुड, कुड या माइट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लेट्स चेक। He would definitely accept it। अब वुड के साथ एक तो ये गलती कि वुड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, उनके साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिस्टेक हो गई। अब दूसरी मिस्टेक ये कि जब भी आपका थर्ड कंडीशनल बनेगा तो आपका जो रिजल्ट क्लॉज है वो वुड के साथ हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर हैव जो है वो क्या है? मिसिंग है। वुड तो लगाया लेकिन हैव नहीं है। तो आप चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए? वुड हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड। तो देखो क्या हो जाएगा? हैव डेफिनेटली हैव। अब देखो यहां पर तो सीधा सीधा गलत हुआ। हैव के साथ हैव कभी नहीं आता, ठीक है? हैव के साथ हमेशा हैड ही आएगा। अगर दोबारा हैव का फॉर्म लगाना पड़ेगा तो हैज हो, हैव हो या हैड हो, इन तीनों के साथ दोबारा भी अगर आपको फॉर्म लगानी पड़ेगी तो वो हैड ही आ सकती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। डेफिनेटली एक्सेप्टेड सच एन ऑफर। अब यहां पर भी क्या है? वुड के बाद सीधा एक्सेप्टेड लिख दिया, हैव है नहीं, ये भी गलत हुआ। हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड, देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वुड हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड, हमारा यही आंसर हो जाएगा। हैव के साथ यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये यहां पर गलत हो गया, तो हमारा थर्ड आंसर है। अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस एंड द थर्ड कंडीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। व्हेन ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज गॉट स्क्रैम्बल्ड, शी क्विकली प्रेस्ड अनडू, आफ्टर विच द डॉक्यूमेंट रिवर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब यहां पर भी आपको क्या करना है? सही पार्ट को रिप्लेस करना है इससे। चेक कर लेते हैं इसमें क्या गलती है। देखिए, व्हेन ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज गॉट स्क्रैम्बल्ड, जब इकट्ठे कर लिए गए, शी क्विकली प्रेस्ड अनडू, आफ्टर विच द डॉक्यूमेंट रिवर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। आ जाइए, देखिए ये बेसिकली नाउन का क्वेश्चन है, नाउन का एरर है इसके अंदर, ठीक है? नाउन का एरर में, नाउन में जब हम क्या पढ़ते हैं? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। एरर ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस,
सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जहां पर हमें वर्ड की नीड नहीं है वहां पर उस वर्ड को यूज कर लेना, मतलब मोर देन द वर्ड्स वी नीड, मतलब जितनी वर्ड की हमें नीड है उससे ज्यादा वर्ड का यूज कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है। तो ध्यान ये रखें, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो भी वर्ड के साथ री वर्ड जुड़ा होता है, जिस भी वर्ड के साथ री वर्ड जुड़ा होता है उसका खुद का मतलब बैक होता है। ठीक है, तो उसका खुद का मतलब बैक होता है, री का मतलब ही बैक होता है। तो अब रिवर्टेड बैक जब बोलोगे तो बैक का यूज यहां पर सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब यूज ही नहीं है इसका, री का मतलब ही बैक होता है। तो ध्यान रखें कि जहां पर री वर्ड जुड़ जाएगा वहां बैक और अगेन ये दो वर्ड का यूज कभी नहीं करना है हमें, ये रिडंडेंसी होती है, सुपरफ्लुअस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो री के साथ हमें बैक का यूज नहीं करना है। अब देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल, डॉक्यूमेंट रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, डॉक्यूमेंट रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ये दोनों ही, एक में अपॉस्ट्रोफ है एक में नहीं है। अब देखो इट्स में भी यहां पर एक समझना पड़ेगा, एक इट्स ये होता है और एक इट्स ये होता है बच्चों। ये वाला इट्स क्या होता है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, वॉज या हैज, एंड द इट्स इज दिस इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफ एज, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि मतलब जब आप किसी नाउन से पहले पोजेशन शो करने के लिए रखते हैं तो वो इस इट्स को रखते हैं। तो यहां पर देखो अपॉस्ट्रोफ एस है इसलिए तो ये गलत हो गया। अब इट्स ओरिजिनल स्टेट, डॉक्यूमेंट रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब इसमें बैक तो नहीं लगा है, चेक कर लेते हैं, ये हो सकता है डॉक्यूमेंट रिवर्टेड बैक आ गया, बैक आ गए, तो ये दोनों गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी हुआ। बात समझ में आई? तो ये गलत किस लिए? अपॉस्ट्रोफी की वजह से। और ये दोनों गलत किस लिए? क्योंकि इनमें भी बैक लिखा हुआ है। तो बचा आंसर हमारा ये। गॉट इट? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। अगेन वही क्वेश्चन है और ये आईपीमेट इंदौर 2023 से पूछा गया है। गॉट इट? देखो क्या कह रहा है, लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ क्रिकेट कमेंट्री फ्रॉम द पास्ट कैन बी ग्रेट फन, स्पेशली द लास्ट फ्यू ओवर्स व्हेन द बेस्ट प्लेयर्स आर गोन एंड द tailenders try their best to run between the wickets without getting out. This is when you will realize that nothing much has changed, hasn't it? सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन टैग टॉपिक। एक टॉपिक है इंग्लिश में क्वेश्चन टैग, बचपन में भी पढ़ाया जाता है ये हमें, प्राइमरीज में पढ़ाया जाता है ये हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इसमें होता क्या है कि जब इसमें क्वेश्चन टैग में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है बच्चों और स्टेटमेंट के बाद एक क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आती है? दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप कि यहां पर जो मेन वर्ब है उसका यूज यहां मेन वर्ब का होता है, यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे आप। यानी कि मतलब यहां की मेन वर्ब वहां पर दोबारा रिपीट नहीं करोगे, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो है आपकी हो गया पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। गॉट इट? तो ये दो बातें आप ध्यान रखो। वैसे इसमें 3-4 बातें और होती हैं, उसको अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन इतने पर ही सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखिए, नथिंग मच हैज चेंज्ड। अब नथिंग मच हैज चेंज्ड है तो इसमें भले ही आपको नॉट ना दिया हो, लेकिन नथिंग जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो गया। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर ये पॉजिटिव है तो देखो यहां पर इसने नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हैज इट होना चाहिए था, जहां पर इन्होंने हैजंट इट लिखा है, तो यहां पर ये रॉन्ग है। तो अब चेक कर लो हैज इट कहां पर है, ये रहा हैज इट, बाकी हमारे ये गलत हो गए। सो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। ठीक है बेटी, बाकी आप
जब इसको किस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। अगेन अंडरलाइन पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। देखिए, मिस्टर कपूर वॉज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स विद इन द कंट्री हु हैड सक्सीडेड विदाउट अ डिग्री, मनी एंड विदाउट एनी लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या गलती है, ध्यान से देखें। हु हैड सक्सीडेड विदाउट अ डिग्री, मनी एंड विदाउट एनी लॉजिस्टिक सपोर्ट। सबसे पहले आया हु हैड सक्सीडेड विदाउट अ डिग्री, मनी एंड विदाउट एनी लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये एज इट इज दे दिया है इन्होंने, ठीक है, एज इट इज दे दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये वो भी हो जाता है, हो सकता है ये हमारी क्या हो गई हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, फिर भी चेक कर लेते हैं। हु हैड सक्सीडेड विदाउट अ डिग्री, मनी एंड विदाउट एनी लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, कभी कभी पेपर में भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि जो ऊपर लिखा है सेम वैसा ही आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बाकी तीन में आपका एरर दिया गया है तो ऑब्वियसली यही आएगा, तो आपको एक का ही आंसर लगाना है वहां पर। देखिए पहले दूसरा देखिए, विदाउट हुम तो आएगा नहीं, विदाउट हुम ए डिग्री, मनी, लॉजिस्टिक, और इसका वर्ब क्या दिया है, लास्ट में दिया है, ठीक है, तो वर्ब लास्ट में नहीं आएगा, वर्ब इसके बाद आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है हु विदाउट अ डिग्री, मनी एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट सक्सीडेड, फिर अगेन वही गलती कि बाद में ये दिया हुआ है। अगला है हु हैड, हु के बाद कॉमा दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। हु हैड सक्सीडेड विदाउट अ डिग्री, मनी एंड विदाउट एनी लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर हमारे ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए, हमारा ये आंसर ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो मतलब सेम ही दिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट आंसर यही होगा, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट्स। Next is centuries of servility has been making him submissive and passive, incapable of any resentment or revolt. ये पार्ट में क्या है, मिस्टेक दी गई है। अब इस पार्ट में मिस्टेक हमें कैसे पता करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है, उन्होंने इसका आंसर बताया था हैव मेड हिम, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, ठीक है, इसलिए मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, तो गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टूडेंट्स के पास सही कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, उसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सो यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझें। देखिए पहली बात क्या समझनी है, जितनी भी प्रेपोजिशंस होती हैं हमारे बच्चों, जितनी भी प्रेपोजिशंस होती हैं, उसके बाद जो भी नाउन लिखा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा फैक्ट अपने माइंड में डालने हैं आप। प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो भी होते हैं, दोज आर ऑब्जेक्ट ऑलवेज, वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कभी भी सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता। सो प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन लिखा हो, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सब्जेक्ट, हमेशा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और ये बात मैं अभी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को नहीं लगाया जा सकता। सो वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है, वर्ब को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखेंगे कि उस प्रीपोजिशन से पहले जो भी नाउन होगा वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इधर आ जाइए, अब यहां पर सेंचुरीज ऑफ सर्विलिटी, सो ये प्रेपोजिशन आ गई, तो सर्विलिटी को हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं लिखना चाहिए। अब यहां पर वर्ब सिंगुलर लिखा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेंचुरीज, सेंचुरीज प्लूरल है, तो यहां हैज ना होके क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। सो यहां पर आप ध्यान रखें कि वहां पर हैज बीन मेकिंग हिम की जगह जो आंसर उन्होंने बताया था हैज मेड हिम बताया था, उन्होंने आंसर क्या बताया था बच्चों, हैज मेड हिम। तो यहां पर ध्यान रखें कि इसका आंसर हैज मेड हिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैज मेड हिम तो आप सर्विलिटी के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, जबकि सर्विलिटी हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेंचुरीज है, जो सेंचुरीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ हैव लगाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हैव मेड हिम होना चाहिए, ये हैज वाले आंसर नहीं हो सकते हमारे। सो दिस वन इज द क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ हो या कोई भी प्रपोजिशन हो, उसके बाद के लिखे गए जितने भी नाउन प्रोनाउंस होते हैं वो सब के सब हमारे क्या माने जाते हैं, ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं आपको। मान लो ऑफ के बाद हमें यहां कोई प्रोनाउन लिखना होता, ही का,
शी का, तो ऑफ के बाद आप जो भी प्रोनाउन लिखते हो वो क्या सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं? नहीं, वो आपको ही का हिम लिखना पड़ता, शी का हर लिखना पड़ता, आपका दे का देम लिखना पड़ता, यही लिखना पड़ता ना। तो ऑफ के बाद हम इसको अगर प्रोनाउन माने तो ये ऑब्जेक्ट ही तो माना जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब कैसे लगा लोगे? वर्ब लगेगी इसके अकॉर्डिंग, और अगर ये प्लूरल है तो हैव लगना चाहिए, हैज तो नहीं लगना चाहिए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां हैज नहीं आएगा बच्चों, यहां हैव आएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन दिस पार्ट। ठीक है, इसमें एरर निकालना है आपको। So to perform this experiment drop little sugar into glass of water। देखिए ये डिटर्मिनर का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं इसको बहुत क्लियरली समझा देता हूं आपको। तीन चीजें बनती हैं, एक बनता है लिटिल, एक बनता है ए लिटिल, और एक बनता है द लिटिल। ऐसे ही एक फ्यू बनता है बच्चों, एक ए फ्यू बनता है, और एक बनता है द फ्यू। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों का डिफरेंस आपको समझना है। इन दोनों के अंदर जो मीनिंग का डिफरेंस है वो बस यही है कि ये अनकाउंटेबल के लिए लगता है और ये काउंटेबल्स के लिए लगता है। तो ये जिस भी नाउन के साथ लगेंगे उसका ध्यान रखना है, लिटिल को हमेशा ऐसे नाउन के साथ आपको लगाना है जो अनकाउंटेबल होंगे, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट सेम रहेगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जब इनके साथ डिटर्मिनर्स ना लगे हों, जैसे लिटिल के साथ कोई डिटर्मिनर नहीं है, फ्यू के साथ कोई डिटर्मिनर नहीं है, इन सब का मीनिंग होता थोड़ा ही है लेकिन बहुत डिफरेंस है। ये विदाउट डिटर्मिनर बिल्कुल नेगेटिव माने जाते हैं। नेगेटिव का मतलब कोई चीज है बट वो कितनी है? ना के बराबर है। ना के बराबर बोले तो चाहे वो आपके पास कितनी भी हो, लेकिन जिस काम के लिए आप उसको यूज कर रहे हो उस काम के लिए वो इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट है ही नहीं। यानी कि मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, मान लो 10 लोग आए। अब 10 लोग आए और आपको उनके लिए चाय बनानी है। अगर उन 10 लोगों के लिए चाय बनानी है और आपके पास 4 चम्मच चीनी रखी हुई है, ठीक है, सो उन 10 लोगों के लिए वो 4 चम्मच चीनी, या मैं और कम कर दूं 2 चम्मच चीनी। अब 2 चम्मच चीनी अगर 10 लोगों के लिए चाय बनाओगे तो वो मीठी नहीं होगी। तो अब उसमें वो चीनी डालो या मत डालो, वो ना के बराबर ही मानी जाएगी। मतलब होते हुए भी वो क्या है? नेग्लिजिबल है। सो इसी तरीके से ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, विदाउट डिटर्मिनर के हम क्या करते हैं? लिटिल या फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट सिचुएशन में जाएं, मान लो 10 लोग आए और आपके पास 10 चम्मच चीनी है, तो वो सफिशिएंट है, आपका उस समय का काम चल जाएगा। तो इसको हमें पॉजिटिव मानना पड़ता है। तो ये सेंस देता है किसका? नो का। ये सेंस देता है सम का। तो जहां पर भी सम लगाने से सेंस बने वहां ए के साथ लिखो, जहां पर भी नो लगाने से सेंस बने वहां ए के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, द लिटिल या द फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब जिस नाउन के लिए इसे लगाना है वो डिटरमाइंड हो, हमें पता हो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर द लिटिल और द फ्यू का यूज होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके बता देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और इसमें मैंने लिटिल का यूज किया। अब देखो, जब भी आप किसी से शुगर मांगने जाओगे तो कम से कम इतनी शुगर तो मांगोगे जिससे आपका काम हो जाए। आप ऐसा तो नहीं है कि वहां जाके कहोगे मुझे इतनी शुगर दे दो जिससे मेरा काम ना हो, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो किसी से अगर शुगर मांगोगे तो उतनी तो मांगोगे जितने से आपका काम हो जाए। तो देखो ये सम का सेंस देता है, प्लीज गिव मी सम शुगर। तो देखो सम का मतलब ए आ गया। फिर वो कहता है क्यों? क्योंकि आई लेफ्ट लिटिल इन माई किचन। अब वो मांगने ही क्यों गया? अब थी तो उसके पास, लेकिन वो चीनी इनसफिशिएंट अमाउंट में थी, क्योंकि जो मेहमान आए उनके लिए उस चीनी से चाय नहीं बन सकती। इसका मतलब है वो ना के बराबर है। तो नो आ गया। ठीक है, नो शुगर। तो अगर मैं लिटिल को हटा के सीधा नो लिखूं तो नो का सेंस दे देगा। तो इसका मतलब है यहां पर क्या आना चाहिए? ए कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखो, यहां पर लिटिल के साथ द लगा है क्योंकि शुगर को मैंने आइडेंटिफाई, डिफाइन कर रखा है आगे। कौन सी शुगर? दैट आई बोरो फ्रॉम माई नेबर। इसका मतलब ये आइडेंटिफाइड हो गई। तो जब कोई अमाउंट आइडेंटिफाइड हो जाता है तो वो फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ द लगाना पड़ता है, क्योंकि द आर्टिकल्स का यूज तभी हम करते हैं जब हमें उस नाउन के बारे में क्या हो, पता हो कुछ। तो देखो यहां द लग गया, तो यहां पर ये सेंस दे रहा है। अब आ जाते हैं हम यहां पर क्वेश्चन पर बच्चों।
टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ना के बराबर शुगर चाहिए या कुछ शुगर चाहिए, तो आप कहोगे सर उसे कुछ शुगर चाहिए अमाउंट। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप सम लिटिल शुगर, या लिटिल हटाओ, लिटिल की जगह हम सम लगाएं तो सही रहेगा या नो शुगर लगाएं तो सही रहेगा, तो आप कहोगे सर नो का कोई सेंस नहीं है, सम का शो। तो इसका मतलब है यहां पर जो लिटिल है उसके साथ हमें ए लगाना चाहिए, यहां पर यही एरर है और हमारे पार्ट बी में एरर है। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। अब देखिए ये इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस आपको बताना है, डायरेक्ट फॉर्म इसे इनडायरेक्ट में लिखना है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। अब आपको ये समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन कुछ चेंजेस अगर आपके इसको ध्यान रहते हैं तो ये ईजी हो जाता है करना। मैं बस आपको ये बता देता हूं मस्ट के डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक तो मस्ट का नो चेंज होता है, अगर ऊपर मस्ट लिखा है तो नीचे भी मस्ट लिखा होगा, लेकिन वो किस में, जब आप किसी की मॉरल ड्यूटी बता रहे हो मस्ट के थ्रू। मान लो मैं बोलूं यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स का मतलब है कि सिर्फ वही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। यू का मतलब है यहां पर कि सबको यहां पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो इट्स नॉट कंपल्शन, ठीक है, इट्स ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी क्या होती है, हमें कंपल्शन नहीं होती, हमें उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप मस्ट के थ्रू कंपल्शन शो करोगे तब एक अलग बात है, लेकिन मस्ट के थ्रू अगर आप मॉरल ड्यूटीज शो करोगे तो वहां पर मस्ट में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर मॉरल ड्यूटी की बात नहीं हो रही। मस्ट के थ्रू जब आप पर्सनल कंपल्शन की बात करोगे, पर्सनल कंपल्शन, जब आप किसी पर्सनल कंपल्शन की बात करोगे तो फिर वो चेंज होता है हैज टू, हैज, हैव या हैड टू में। अब आपको ये ध्यान रखना है हैज और हैव तो आपको तब लिखना है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो। यहां से या सेज होती तो यहां पर हैज टू, हैव टू आ सकता था, लेकिन जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होती है ना बच्चों, पास्ट, तब हमें उसे हैड टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये मॉरल ड्यूटी ना हो कि हमारा क्या है पर्सनल कंपल्शन, आई मस्ट गो एट वंस, ये उसका अपना पर्सनल कंपल्शन है, कोई मॉरल ड्यूटी तो नहीं है, तो फिर इसमें चेंज करोगे आप। तो अब आप देख लेते हैं कि ये मस्ट किस में चेंज होना चाहिए, हैड टू में। तो ही आस्क्ड तो होगा नहीं, ये आस्क से गलत हो गया, टोल्ड होता नहीं है, तो इन दो में चेक कर लेते हैं हम। ही सैड दैट, आई किससे चेंज हो जाएगा, ही से चेंज हो जाएगा, दोनों में ही दे रखा है। अब हैड के साथ गोन लगा रखा है, ये तो होगा ही नहीं, हैड टू गो एट वंस, ये रहा हमारा आंसर। गॉट इट। तो ये बात समझनी है, मतलब ये नॉलेज नहीं है आपको, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। मतलब और भी चेंजेस होते हैं, विल हैव टू में भी चेंज होता है, वुड हैव टू में भी चेंज होता है, बट ये बहुत डीप चला जाएगा, ठीक है। अगर कभी आगे पढ़ाने का मुझे आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा, मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो मैं इसे बहुत क्लियरली समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ये भी आईपी मैट 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब वो कह रहा है कि इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस, वो पूछ रहा है क्या सिर्फ पहले ही सेंटेंस में एरर है। फिर पूछता है इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकंड सेंटेंस, या फिर दूसरे में ही है, पहले में नहीं है, या फिर वो कहता है कि दोनों में ही है, या फिर कहता है इफ देयर इज नो एरर इन आइदर ऑफ द टू सेंटेंस, या फिर दोनों में ही नहीं है। यानी बताओ एरर एक में है तो ये वाला लगाओ, दूसरे में इसमें नहीं है तो ये वाला लगाओ, दोनों में है तो ये वाला लगाओ, और अगर दोनों में ही नहीं है तो आपका फोर्थ आंसर बनेगा। चलिए देख लेते हैं। देयर हैज बीन अ फाइट एट दिस प्लेस द डे बिफोर येस्टरडे, एक ही हो गया। अब देखो इसमें एक चीज देख लेते हैं, द डे बिफोर येस्टरडे जो होता है ना हमारा, ये पास्ट होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट पास्ट का टाइम होता है। तो जो पास्ट होता है ना वो हमेशा हमारा कौन सा टेंस बनाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। तो दिस वन इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें हैज बीन नहीं लगाने की जरूरत होती है, हमें वॉज लगाने की जरूरत होती है। तो देयर वॉज अ फाइट एट दिस प्लेस द डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। तो अब यहां पर वॉज आ गया, तो यहां पर तो एरर मिल गया हमें। दूसरा देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम, ये यहां तक ठीक है। व्हेन आई रीच्ड होम आई वाज थर्स्टी बट देयर वाज नॉट एनीथिंग टू ड्रिंक, जब मैं घर पहुंचा मैं प्यासा था लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं था। तो आई थिंक इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये दोनों पास्ट के एक्शन है, तो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, बाकी इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाले में क्या एरर, इफ देयर इज एन एरर ओनली द फर्स्ट सेंटेंस, दूसरे में नहीं, तो हमारा क्या है आंसर हो जाएगा पहले वाले में एरर है हमारा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। चलिए ये भी देख लेते हैं।
When someone deeply craves attention, he or she is vulnerable extremely to being influenced or manipulated by the source of attention. चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के बच्चा घबरा जाता है, लेकिन आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा एरर देते हैं वो। अभी आप ध्यान से देखिए दो चीज, एक तो ये एक्सट्रीमली दिया हुआ है। ये एक्सट्रीमली जो होता है ना, ये एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। क्या होता है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगाया जाना चाहिए। भाई मान लो वेरी आप लगाते हो तो वेरी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। आप ब्यूटीफुल वेरी बोलते हो या वेरी ब्यूटीफुल बोलते हो तो आप कहोगे सर वेरी ब्यूटीफुल। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नाउन को डिस्क्राइब एडजेक्टिव करता है और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब एडवर्ब करता है और एडवर्ब को भी अगर कोई डिस्क्राइब करता है तो वो खुद एडवर्ब होता है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो एक्सट्रीमली जो है ना एडवर्ब है और वल्नरेबल हमारा एडजेक्टिव है। तो पहली गलती तो यहीं पर है कि एक्सट्रीमली को वल्नरेबल से पहले आना चाहिए। बात समझ में आती है। उसके बाद वल्नरेबल टू जो है यहां पर प्रीपोजिशन है बच्चों, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लिखा जाता है वो जिरेंट फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये बीइंग यहां पर ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रख लो आप कि टू के बाद बीइंग ही आना चाहिए और एक्सट्रीमली वल्नरेबल से पहले आना चाहिए। अब यहां पर देख लेते हैं कौन सा सही हमारा एग्जाम्पल है। डीपली क्रेव्स अटेंशन ही और शी इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल। तो वल्नरेबल से पहले एक्सट्रीमली लिखा है इसने, यहां पर ठीक है। लेकिन देखो टू के बाद इसने बीइंग नहीं लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, यहां पर गलत हो गया। डीपली क्रेव्स अटेंशन ही और शी इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल, वल्नरेबल से पहले लिखा है, यहां तो गलती नहीं है। टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और मैनिपुलेटेड, डीपली क्रेव्स अटेंशन ही और शी इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और मैनिपुलेटेड। देखो यहां तक ये ठीक लग रहा है मुझे, आगे चेक कर लेते हैं बाकी। क्रेव्स अटेंशन डीपली, क्रेव्स अटेंशन डीपली। अब देखो डीपली को इसने बाद में लिख दिया, जबकि डीपली क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए, ठीक है। डीपली एडवर्ब है, ठीक है, और ये डिग्री एडवर्ब है तो इसे पहले ही लिखना चाहिए, तो ये यहां पर गलत हो गया। नेक्स्ट है डीपली क्रेव्स अटेंशन ही और शी इज वल्नरेबल एक्सट्रीमली, ठीक है। अब वही बात है, एक्सट्रीमली को बाद में लिखा है तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, बी हो गया, ठीक है। सो बी हमारा आंसर है यहां पर। तो बात समझ में आई, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए। दूसरी बात ये यहां पर इन्फिनिटिव ना होके ये टू क्या है हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो उसके साथ हमेशा जिरेंट फॉर्म आनी चाहिए। तो बी यहां पर इसलिए गलत हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ओनली 2/3 ऑफ द लैंड आर सोल्ड। यहां पर भी वही है कि पहला क्वेश्चन ठीक है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, दोनों गलत है तो तीसरा, और दोनों में से कोई गलत नहीं है तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। सो ओनली 2/3 ऑफ द लैंड आर सोल्ड। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 2/3 लिखा हुआ है इसने, 2/3 के बाद इसने ऑफ द लैंड लिखा है, तो ये एक नाउन का कॉन्सेप्ट होता है और उसमें ये बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। तो जब फ्रैक्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है तो आप ये ध्यान रखें फ्रैक्शंस का अपना कोई इनहेरिटेड वर्ब नहीं होता, मतलब वो वर्ब लेकर पैदा हो ही नहीं सकते। भाई फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अपने टोटल के पार्ट होते हैं। तो जो उनका टोटल है वही तो पार्ट है उसका, तो जो टोटल है वही है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये किसका फ्रैक्शन है, ये किसका है, लैंड का फ्रैक्शन है। अब लैंड क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर ये अनकाउंटेबल हुआ तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ, तो अगर ये अनकाउंटेबल हुआ तो सीधी सी बात है ये सिंगुलर होना चाहिए। तो हम यहां चेक कर लें क्या ये सही है। ओनली 2/3 ऑफ द लैंड आर, देखो ये आर लगा हुआ है। अब लैंड के लिए तो आर लगा ही नहीं सकते, हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है 2/3, लेकिन 2/3 भी तो लैंड ही है हमारी, लेकिन सब्जेक्ट ये है तो ये प्लूरल है। तो बच्चा क्या सोचेगा, ये प्लूरल है तो वर्ड ठीक है, लेकिन हमें मालूम है ये लैंड है, ये टोटल है, ये पार्ट है, तो पार्ट भी लैंड हुई, लेकिन ये है क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा हुआ है तो क्या आएगा, इज आएगा। पहली गलती है। नेक्स्ट है दे बिलीव दैट डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन बेगिंग। अब ध्यान से देखो ये जो प्रेफरेबल वर्ड होता है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेफरेबल वर्ड जो होता है अपने आप में ही कंपैरेटिव वर्ड होता है। तो जब आप कंपैरेटिव वर्ड को यूज करते हो तो ये ध्यान रखें कि उसके साथ मोर का यूज नहीं करते, क्योंकि वो डबल कंपैरेटिव होता है। अगर आप दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ लगा दोगे तो वो अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मोर वाइजर, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कि वाइजर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है।
अब कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाई जा सकती। ऐसे ही प्रेफरेबल क्या होता है, कंपैरेटिव वर्ड होता है, इसके साथ हमें मोर लगाने की नीड नहीं होती। तो इसमें एक तो गलती क्या हो गई, मोर, और दूसरा ध्यान रखेंगे प्रेफरेबल वर्ड के साथ कभी देन नहीं लगाया जाता, टू लगाया जाता है। रीजन बिहाइंड मैं आपको बता देता हूं, कुछ एडजेक्टिव का पार्ट होता है ये, हमारे कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ कभी भी कंपैरिजन करते टाइम हमें टू नहीं, देन नहीं लगाना होता, हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। बहुत से वर्ड हैं, प्रेफर वर्ड हो गया, देन आपका एल्डर वर्ड हो गया, देन आपके और भी वर्ड हैं जिसमें लास्ट में ER वर्ड आ जाता है ज्यादातर, ठीक है। ऐसे वर्ड्स के साथ हमें देन नहीं लगाना चाहिए, टू लगाना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन ये होता है बच्चों कि ये जो वर्ड होते हैं ना, इनकी डिग्रीज नहीं बनाई जा सकती ठीक है, इनकी डिग्रीज नहीं बनाई जा सकती। और जो देन होता है ना, वो हमेशा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। तो ऑब्वियसली जब तक कि कंपैरेटिव वर्ड नहीं लिखा होगा, मोर या ER के साथ जो वर्ड नहीं लिखा होगा, देन का आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड भले ही कंपैरेटिव कंपैरिजन शो करता हो, लेकिन इसकी डिग्रीज नहीं होती। तो जब तक आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखोगे तब तक देन का यूज नहीं किया जाता, इसलिए इनके साथ कंपैरिजन करने के लिए टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दे बिलीव दैट डेथ इज प्रेफरेबल टू बेगिंग, ठीक है। तो अब देख लें हम दोनों में ही एरर है, तो दोनों में ही एरर, तो इफ देयर आर एरर्स इन बोथ द सेंटेंसेस, हमारा सी आंसर हो गया बच्चों। क्लियर? चलिए इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट। वही है, देखो, द फ्लिपर्स और टेल ऑफ अ व्हेल और सी लैक इंसुलेटिंग ब्लबर बट काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर ग्रेटली रिड्यूस हीट लॉस इन दीज एक्सट्रीमिटीज as it does in the legs of many birds। सब्जेक्ट वर्ब कनकोड का ये क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब कनकोड का मतलब हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट देखो और उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्ब लगाओ। भले ही तुम्हें देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बच्चे घबरा जाते हैं इतने क्वेश्चन को देख के, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सिंपल सा पढ़ के देखना है। ये कह रहा है ग्रेटली रिड्यूस। अब ये जो रिड्यूस वर्ब है किसके लिए लगी है, एक्सचेंजर्स के लिए। अब ये जो एक्सचेंजर है ये हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हमारी वर्ब लगी है, क्योंकि इसमें ES लगा होता तो ये क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। तो ये वर्ब तक ठीक है। हीट लॉस इन दीज एक्सट्रीमिटीज, दीज एक्सट्रीमिटीज, दीज लगाए तो ये प्लूरल हो गया। एज इट डज इन द लेग्स ऑफ मैनी बर्ड्स। अब देखो जो इट वर्ड यूज किया गया है ये प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। अब प्रोनाउन हमारा किसी नाउन के प्लेस पर ही यूज होता है, तो ये इट किसके लिए यूज किया गया है, हीट एक्सचेंजर्स के लिए। अब हीट एक्सचेंजर्स प्लूरल है तो उसका नाउन सिंगुलर कैसे हो सकता है भाई, उसका नाउन सिंगुलर नहीं प्लूरल होना चाहिए, दे होना चाहिए। जब ये दे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डू। तो हमारी यहां पर गलती दे डू की है। अब दे डू की है तो चेक कर लेते हैं कहां पे है। देखो ये नहीं है, ये नहीं है, दे डू ये है और दीज है नहीं, तो हमारा आंसर हमें मिल गया सीधा सी। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हमारे यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो गए एंड आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन कर समझाया है, बहुत क्लियर कर समझाया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स मैं आगे भी लेकर आते रहूँगा, बस आप इसे देखते रहिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को इसे सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।